मकसद क्या था? हमें तो राजनीति में आने का पता ही नहीं था। मैं 19 साल की उम्र में बीए करते ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकला था और झज्जर जिले में मेरी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद लगातार पड़ाव दर पड़ाव और 1974 में स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन, मैं कुरुक्षेत्र में अध्यापक था और वो मुझे रोहतक ले आए और जनसंघ का संगठन मंत्री बना करके, और महम में एक उपचुनाव था जो 3 पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। हमारा जनसंघ था और पंडित भगवत दयाल की पुरानी कांग्रेस थी और चौधरी देवीलाल का लोकदल था। हम तीनों ने मिलकर के सांझे उम्मीदवार, 3 बाई इलेक्शन थे हरियाणा में। रोडी से चौधरी देवीलाल सांझे उम्मीदवार थे और महम में श्री हर्षरूप बूरा को साझा उम्मीदवार बनाया। 24वीं महम पंचायत का उम्मीदवार बनाया। मैं उस चुनाव का इंचार्ज था। और ऐसे फिर 75 में हम गुजरात चुनाव में गए थे। वहाँ भी जनता मोर्चा, जनसंघ, मोरारजी भाई की कांग्रेस, चौधरी चरण सिंह के इनेलो और ये तीनों मिलकर जनता मोर्चा बना के चुनाव लड़े। और वहाँ उधर बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बना के, और जैसे ही रोहतक आए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई। हमारे जिम्मे एक संघर्ष आ गया और उसमें जेल में, रेल में यातनाएं, और ये एक संयोग से ये राजनीति हमारे हिस्से में आ गई, संघर्ष हमारे हिस्से में आ गया। इस तरह से राजनीति में आप तरुणावस्था में राजनीति की तरफ आए, उस समय के युवा में राजनीति को लेकर क्या जज्बात देखते थे? नहीं, उस समय तो 75 से लेकर 77 तक तो हिंदुस्तान एक बड़ी काली रात के दौर से गुजरा, यातनाओं के दौर से गुजरा। मैं स्वयं जो है पुलिस के रिमांड पर मुझे रखा गया। आखिर में मुझे बिहार की गया जेल में भेजा गया। तो एक यंत्रणा का दौर था। इमरजेंसी की जो कालखंड हिंदुस्तान के आम आदमी ने देखा है, वो एक बुरा सपना था। युवकों में आदर्शों के प्रति शुरू से ही एक प्रतिबद्धता है और वो संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, संघ का संस्कार होने के नाते वो प्रतिबद्धता थी, वो एक हौसला था जिसके कारण इस यंत्रणा के दौर से मैं गुजर सका। सर, बीच में एक दौर ऐसा है जब युवा वर्ग राजनीति से थोड़ा सा पीछे हट गया था और एक दोबारा राजनीति की तरफ युवाओं का रुझान देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, युवा जो होता है वो प्रयोगधर्मी होता है। युवकों को देश की जो परिस्थिति है, इन 65 साल में ज़्यादा सत्ता में कांग्रेस के लोगों को रहे हैं और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, बहनों के साथ दुराचार, हरिजन बैकवर्ड के साथ अत्याचार, एक ये कहानियां 24 घंटे सुनते रहते हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी के रूप में युवकों का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग देश की वर्तमान परिस्थितियों से बड़े चिंतित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आतंकवाद के बढ़ते जाने से, महंगाई, भ्रष्टाचार के बढ़ते जाने से युवा हिंदुस्तान की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन देखना चाहते हैं। जैसे देश की आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बगावत हुई थी, ऐसे इस समय कांग्रेस नहीं मानते हैं लोग। मम्मी पुत्र एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन इटली, बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, ये जो मम्मी पुत्र एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, ये जो कांग्रेस को कंपनी बना दिया है, इस बार पूरा हिंदुस्तान इस कंपनी को हटाने के लिए देश में बगावत के मूड में। एक जो महंगाई बढ़ती जा रही है और आदमी उसमें पिसता जा रहा है, राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है? नहीं, राजनीति पर ये तो बात है, आपने ठीक पूछ लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उस समय
हम गांव में जाते हैं, बीजेपी गांव में जाती है, कार्यकर्ता के हाथ झंडा खुलता है, आज कहता है ये वाजपेयी के लोग हैं, ये सस्ती चीनी दी थी, दाल 18 रुपये थी, आज 80 रुपया है, डीजल 16 रुपया था, आज 54 रुपया है, पेट्रोल 24 रुपये था, आज 80 रुपया है, रुपया अटल जी के समय में 40 रुपये में डॉलर आता था, आज 72 रुपये में डॉलर आता है, सीमेंट का कट्टा 106 रुपये में आता था, डीएपी खाद उस समय 300 रुपये में आता था, आज वो 1200 तक पहुंच गया। आम आदमी हर चीज की तुलना करता है और इसलिए सिरे से, और प्रधानमंत्री ऐसा हमारा और अभी आप देख रहे हैं ये मम्मी पुत्र एंड सन्स कंपनी इस बार हिंदुस्तान का युवा किसी कीमत पर इस कंपनी को यहाँ से उखाड़े। जब आप राजनीति में आए आपने कुछ लक्ष्य बनाया होगा, कुछ सोचा होगा कि मैं इस क्षेत्र में जाए कुछ करूँ, वो क्या क्या आपके लक्ष्य थे और कहाँ तक आप उसको सफल कर पाए? हम तो एक संघर्ष के चलते हुए हमारे दिमाग में तो संघ की प्रचारकी से एकदम जनसंघ के संगठन मंत्री के नाते हमारे पास जो पाठ्यक्रम था वो सारा ऐसा था कि भाई राजनीति में एक लाइन पर एक झंडे पर चलने वाला हरियाणा का 32 साल का जो राजनीति का चशमदीद गवाह मुझे लोग मानते हैं और हम तो एक मिशनरी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ के संगठन मंत्री, उससे पहले संघ के प्रचारक, हम तो एक मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। आपके जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके दिल में राजनीति को लेकर क्या जज्बा है? नहीं, हमारा जो कार्यकर्ता है पुराना हो या नया हो, वो एक उसकी कमिटमेंट है देश के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट है। राजनीतिक घराने जो हैं राजनीति में एक पेशे के रूप में आ गए, उन्होंने विकसित किया है, भ्रष्टाचार उनकी आमदनी का जर दिया है। इस आम धारणा जो लोगों के अंदर आजकल व्याप्त है, इसके बारे में आपका क्या विचार? नहीं, आम आदमी में कोई धारणा बनती है ना, वो ऐसे नहीं बनती। अब जैसे नवीन जिंदल, ओम प्रकाश जी जिंदल मेरे साथ विधानसभा में रहे, उन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से और एक उद्योग में एक नाम कमाया, हरियाणा का भी उससे नाम हुआ, एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। परंतु नवीन जी जिंदल ने जैसे कोयला घोटाला हुआ, उन फाइलों को भी राहुल गांधी के साथ दोस्ती के चलते करोड़ों रुपया खर्च करके इससे हरियाणा की बदनामी हुई। ये ठीक है कि उन्होंने भाई वो 1000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ हो गए होंगे, 50,000 करोड़ हो गए होंगे, परंतु उनका क्या मायने। आज जैसे ए राजा ने भ्रष्टाचार किया, वो जेल में गए, आज कोई भी भ्रष्टाचारी को इस समय माननीय अदालतें एक जन भावना के अनुसार फैसले दे रही है। नवीन जी जिंदल को आज नहीं तो कल जेल में जाना ही। आप एक पार्टी के अहम कार्यकर्ता लगाए या पदाधिकारी लगाए, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है इससे निपटने के आपके दिल में क्या उपाय है कि ये होने चाहिए? नहीं, भ्रष्टाचार से देखिए, एक तो ये प्रजातंत्र में जनता जनार्दन जो है वो प्रजातंत्र की सबसे ज़्यादा रखवाली करती है, वो सबसे ज़्यादा प्रजातंत्र की हिफाजत करती है। 1977 में और इंदिरा जी प्रधानमंत्री होते हुए रायबरेली से चुनाव का हारना ये साबित करता। आप इस बार देखना, इस बार जो जनता जनार्दन में उत्साह है, इस बार जनता जनार्दन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के साथ दुराचार के खिलाफ, हरिजन उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न के खिलाफ जो हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में जो गुस्सा है, इसका परिणाम अब ये 4 प्रांतों के चुनाव आज घोषणा हुई है और इसके बाद लोकसभा की होगी। आप इन चुनाव परिणामों को देखना कि इस बार हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी को जनता जनार्दन किस तरह से नकारती। चुनाव में जो काले धन का इन्वेस्टमेंट होता है उसको रोकने के लिए कोई उपाय आपकी पार्टी कोई कदम उठाने जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी क्योंकि सत्ता में नहीं है और हमारी पार्टी का ये एजेंडा है कि हमारी सत्ता में आते ही ये जो 400 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के गरीब आदमी का विदेशी बैंकों में जमा है, ये हिंदुस्तान में लेके आएंगे, 100 दिन के अंदर लेके आएंगे, इसको जन कल्याण में लगाएंगे। एक आप शिक्षा मंत्री रहे थे इस प्रदेश के, और आज पूरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है और एक समस्या बन गई शिक्षा।
आप क्या समझते हैं कि इसको समस्या से कैसे निपटा जाए, या आपके समय में अगर कोई चीज़ें थी तो आप क्या दूर करना चाहते हैं? देखिए, ये सही आपकी बात है। मैं शिक्षा मंत्री रहा 2 साल, कोई 10-11 में। मैं 1 घंटा छात्रों के साथ, चाहे मुझे बिताना पड़ा प्राइमरी क्लास में, चाहे सेकेंडरी क्लास में, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस में, पर मैंने एक अपने लिए एक संकल्प किया था कि मैं 1 घंटा छात्रों में बिताऊंगा, और वो मुझे उस बात का संतोष है। मैंने शिक्षा क्षेत्र में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए, जैसे संस्कृत अध्यापक है, हिंदी अध्यापक है, पंजाबी अध्यापक है, भाषा अध्यापक है, उनको 3500 रुपया फिक्स एक तनख्वाह मिलती थी। मैंने उनको मास्टर ग्रेड दिया। जेबीटी अध्यापकों का ग्रेड बढ़ा है। पहले स्टेट अवार्ड 11 लोगों को स्टेट अवार्ड मिलता था, मैंने हर सब्जेक्ट में 1 अध्यापक को स्टेट अवार्ड दिया, वो संख्या 46 हुई। मैंने लगभग 3000 विद्यालय को अपग्रेड किया, राजकीय विद्यालय बनाए। मैंने अपने समय में घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर को हरियाणा के स्कूल कॉलेज में 1 स्थान भी अध्यापक का खाली नहीं रहा। लगभग 18,000 अध्यापक उस समय एक बड़े पारदर्शी तरीके से और भर्ती किए, और उसके खिलाफ सरकार गई कि एडहॉक टीचर्स, और वो सब अदालत के थ्रू सब रेगुलराइज हुए। मैंने ये हिंदी भाषा अध्यापकों का 16% आरक्षण किया कि 100 हेडमास्टर प्रमोट होते हैं तो 16% ये भाषा अध्यापकों में से होंगे। उसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उस समय सरकारी विद्यालय के बच्चे प्रथम 8 स्थानों पर आए, परंतु इस समय तो वर्तमान में हुड्डा जी ने 9 साल में शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है। 10,000 प्राइवेट स्कूल हरियाणा में चलते हैं। 30 लाख भाई बहन, बेरोजगार भाई बहन अपने पुरुषार्थ से अपना जीविका भी चलाते हैं। लगभग 80 लाख बच्चों का वो इन विद्यालयों में उनको संस्कार देने का काम करते हैं। हुड्डा साहब ने प्राइमरी में ही सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, पात्रता परीक्षा लागू कर दी। पूरे हिंदुस्तान में जेबीटी करने के बाद, बीएड करने के बाद, ओटी करने के बाद आगे फर्दर कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। जेबीटी इन इटसेल्फ इज ए बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर ए टीचर। बीएड जो है वो एक क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद भी पात्रता परीक्षा। हजारों बच्चे 10 साल से गेस्ट टीचर लगे हुए, उनको रेगुलर नहीं कर रहे। पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास कर रही है, 2 लाख स्थान हरियाणा में आज भी खाली पड़े हैं। स्कूलों को ये डिग्रेड कर रहे। सबसे ज़्यादा बुरा हाल 2 महकमों में किया है। एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग में किसानों की 67,136 एकड़ ज़मीन गरीब किसान की लेकर के हुड्डा साहब की सरकार ने प्रॉपर्टी डीलर्स को दी है, और शिक्षा जगत का बुरा हाल किया है। ये दोनों इस समय हरियाणा में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। सर, प्रदेश की जनता आपको मौका देती है सरकार बनाने के लिए, तो शिक्षा के मामले में आप क्या सुधार करना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारी बीजेपी का सरकार बनती है, तो हम शिक्षा जगत में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे, 10,000 प्राइवेट विद्यालय की स्थायी मान्यता करेंगे, और जो विसंगतियां हुई हैं, आज 9 डिपार्टमेंट में प्राइवेट स्कूल को एनओसी लेनी पड़ती है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट से विद्यालय के लिए एनओसी क्यों, पर्यावरण से विद्यालय के लिए एनओसी क्यों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से विद्यालय के लिए एनओसी क्यों? तो इससे शिक्षा जगत के ऊपर बहुत हम ध्यान दें। आप धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो हालात इस देश में धर्म को लेकर के चल रहे हैं, संत महात्माओं पर जो हालत आप देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि धर्म जो है धारणा से जुड़ी हुई बात है। मैं कावड़िया भी हूँ, मेरे परिवार में हर साल हम कावड़ लेके आते हैं। संतों के यहाँ मेरा आना जाना है। डीजनरेशन, ये जो कलयुग है, इसमें डीजेनरेशन हर स्तर पर होता है। तो धर्म एक व्यक्तिगत धारणा का विषय, राजनीति का और धर्म का आपस में कोई ताल्लुक नहीं।
हर आदमी जो धार्मिक आदमी है, जो श्रद्धावान है, वो अच्छा राजनीतिक भी है। अब तक के आपके राजनीतिक जीवन में कोई रोचक अनुभव आपका कोई रहा हो? रोचक अनुभव मेरे जीवन में ये रहा कि 77 में मैं बिहार की गया जेल में था। 18 मार्च 1977 की घटना है और मैं 5.5 फुट की कोठड़ी में 5.5 फुट ऐसे, 5.5 फुट ऐसे, मेरा कद 6.25 फुट है। तो 18 मार्च को लोकसभा चुनाव हुए थे। 16 मार्च को मेरी जेल की कोठड़ी के सामने जेल का सुपरिटेंडेंट, गया जेल का मिस्टर सिन्हा और डिप्टी मिस्टर आलम खान, ये शाम को 5 बजे आए और कहने लगे, शर्मा जी अब तक तो आपके हौसले बुलंद थे, आपकी जो फाइल है वो लाल अक्षरों से लिखी हुई है, आज लोकसभा चुनाव परिणाम आ जाएंगे, आप जैसे नौजवानों की हमें चिंता है क्या होगा, परंतु आपके चेहरे से नहीं लगता, आपके हौसले से नहीं लगता कि आप